नमस्कार। कल के वक्तव्य को लेकर के कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं। कुछ तो मैसेज के द्वारा, कुछ मेल के द्वारा, और कुछ जो परिचित है उन्होंने मोबाइल से बातचीत के दरमियान रखी ये बातें। प्रश्न तो बहुत सारे हो गए। कुछ प्रश्नों को मैंने उसमें लिख रखा है जिस पर मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। और कोशिश मैंने की है कि जो बहुत सारे एक जैसे प्रश्न थे उनको बीच में अपने वक्तव्य में मैं उनको लाऊंगा। प्रश्न नहीं लाऊंगा, वो बातें लाऊंगा जिसमें वो सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। तो एक दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले मैं उस पर बातचीत कर लूं, फिर बीच में उन बातों को रखूंगा। पहला जो प्रश्न है, उन्होंने लिखा है कि आपने ये कहा कि यह जगत हमारा है, तो क्या इससे इसका और दोहन नहीं शुरू हो जाएगा? मैंने जिन संदर्भों को, जिस आशय को लेकर के यह बात रखी थी कि एक समय के बाद यह जगत और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता, वहां पे उन अर्थों को समझने के लिए और उन अर्थों के पास पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। और ये बड़ी मुश्किल बात है कि हम जिस स्तर पर किसी बात पर विचार कर रहे होते हैं वो हमारी अपनी दृष्टि उसके पीछे खड़ी रहती है। यह जगत हमारा है और हम जगत हो जाएंगे, इसमें यह कहीं नहीं छुपा हुआ है कि हम चीजों को अपना मान करके हम उसका दोहन करने लगे। क्योंकि हमारा है, तुम्हारा है, इसी द्वंद में तो पूरी दुनिया फंसी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ही जगत है। आपको यह अनुभव में आने लगेगा धीरे धीरे कि आपके में और जगत में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और यही दृष्टि, यही अनुभव जब धीरे धीरे गहरा होने लगता है तो यह सबसे पहले आपको अपने शरीर के ही माध्यम से समझ में आता है कि इस शरीर का भी उपयोग हम कितना सार्थक कर सके। अभी तो हम अपनी सांसों का भी सार्थक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम अपनी आंखों का भी सार्थक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने सोने का भी सार्थक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दुनिया में चीजों का क्या सार्थक उपयोग करेंगे? निश्चित रूप से हम जिसे भी उठाएंगे उसका दोहन होगा। तो जिस दृष्टि को आधार बना करके मैंने ये बात रखी थी, उस दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। हमारा और तुम्हारे का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि यह जगत ही सब कुछ का मिला जुला एक रूप है, उसमें आप भी एक रूप है। आपका एक रूप हट जाए तो इस जगत की कल्पना कैसे की जा सकती है? हम करें या आप करें, आप अपने आप को ही हटा कर देखें इस जगत से, तो क्या जगत आपको दिखाई पड़ सकेगा? तो मैं जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वह दृष्टि दूसरी है। इसमें दोहन करने का कोई सवाल नहीं है। एक जागा हुआ मनुष्य और एक सोए हुए मनुष्य में यही फर्क है। जागे हुए मनुष्य की ली हुई एक एक सांस जगत के लिए
कुछ सार्थक कर रही होती है। और सोए हुए मनुष्य के द्वारा किया गया दया, की गई दान, किया गया हर कुछ कुछ न कुछ नष्ट ही करेगा। तो मैं आपका ध्यान, आपका चित्त और आपके कर्मों को उसी सार्थक दिशा की तरफ ले जाने की बात कर रहा हूं कि हम लोग मिल करके उस सार्थक दिशा में चलने का प्रयास करें। बस इतनी सी बात है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न वो जो हमारे एक मित्र ने किया था कि पहला सन्यासी कौन था और दूसरा सन्यासी कौन था। तो किसी ने प्रश्न किया है कि मैंने कहा था कि यह प्रश्न ही अपने में व्यर्थ है, और उसकी बातें मैंने रखी थी, आप इसके पिछले वाली वक्तव्य में सुन सकते हैं, वहां यह बात दोहराना ठीक नहीं है। इसी से एक प्रश्न जो उठा वह यह कि प्रश्न उठाना जरूरी है क्या। इधर जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में लागू है, उसमें जो शोध हुए हैं, पिछले 100 वर्षों की बात कर रहा हूं, उसमें यह बार बार कहा जा रहा है कि जो बढ़िया विद्यार्थी होते हैं वो प्रश्न उठाते हैं। बड़ा जो सजग विद्यार्थी होता है वह निश्चित प्रश्न अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, अपने टीचर से उठाता है। पिछले 100 वर्षों से बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं, और वही बच्चे जो शिक्षक हो रहे हैं वो भी इसी मानसिकता से कक्षा में पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्लासरूम में, जिस व्यवस्था में प्रश्न नहीं उठाए जाते, वहां पे पढ़ाई लिखाई का काम नहीं हो रहा है, शिक्षा का काम नहीं हो रहा है। बच्चे भी बहुत चालाक हो गए हैं। गुरु के समक्ष बैठे बैठे उनकी इच्छाएं, उनका ध्यान तो कहीं और है, पर एक अच्छे विद्यार्थी का प्रमाण देने के लिए वो बीच बीच में कुछ भी प्रश्न उठा देते हैं। प्रश्न उठाना जरूरी है। तो वो हमारे गांव में एक कहावत है कि आन्हर गुरु बहिर चेला, मतलब अंधा गुरु है और बहरा चेला, मांगे भेली दे ढेला। वो गुरु गुड़ मांगता है, भेली, गुड़ को गांव पे भेली कहा जाता है, तो गुरु गुड़ मांग रहा है और जो शिष्य है वो ढेला दे रहा है। तो यह जो प्रश्नों की परंपरा पिछले 100 वर्षों में बहुत ही शोध करने पर खड़ी की जा रही है, वह गुड़ देने पर ढेला मांगने वाला, ढेला देने की स्थिति है। अब तो बड़ा मुश्किल यह है कि प्रश्नों को लेकर के पूरी थीसिस लिखी गई है। आप अगर पुस्तकालयों में जाएं और थोड़ा साइंस की दुनिया में कुछ खोज करें प्रश्नों को लेकर के, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न करने के पीछे की जो मंशा है इस जगत में, उस पर बहुत बड़ी बड़ी थीसिस लिखी गई है। और मनोवैज्ञानिकों ने तो इस प्रश्नों के जाल पे, इस प्रश्नों के जगत में पूरा का पूरा अपना व्यापार खड़ा कर रखा है। ये छुट्टी छुड़ा, जिसे कहते हैं कि किसी चीज में बहुत गहरे जब नहीं उतरना हो तो कुछ ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए जाएं जिनके इर्द गिर्द आप घूमते रहें। अंडा पहले कि मुर्गी पहले, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर कहीं किसी विचारधारा को अगर आपको रोकना है, कहीं विचारों की श्रृंखला को तोड़ना है, तो कहीं विद्वत समाज में कहीं भी आप ये प्रश्न खड़ा कर दे कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, तो बात वहीं की वहीं ठप हो जाएगी। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह जो प्रश्नों का जंजाल खड़ा किया इस जगत में शिक्षा को लेकर के, उसने पूरी की पूरी व्यवस्था को ही चौपट कर दिया।
मनोविज्ञान विषय मेरे देखे इस दुनिया का अंगूठा विषय साबित हो सकता था। एक जमाने में इस पे कुछ काम हुए थे, पर अब तो प्रश्नों को लेकर के केवल बात हो रही है कि हम प्रश्न कैसे खड़े करें, हम प्रश्नों की सीरीज कैसे बनाएं, हम प्रश्नों को लेकर के कैसे आगे बढ़ें कि हम उसी में डाटा एनालिसिस करके हम कुछ काम कर सके। इससे ज्यादा उनकी कोई नियत नहीं है आगे बढ़ने की। ना शिक्षक की नियत है, ना शिष्य की नियत है। तो मामला वही ठप हो गया। प्रश्न तो मैंने देखे स्वयं उठते हैं, परिस्थितियों के बीच उठते हैं। यह ऐसे ही है जैसे हम किसी नदी में डूब रहे हों और उस वक्त कुछ बातें हमारे मन में आए, कुछ ऐसे ही जलते हुए प्रश्न खड़े होते हैं, सच्चे प्रश्न जो होते हैं। और जब ऐसे सच्चे प्रश्न खड़े होते हैं तो उसका उत्तर भी सच्चा मिलता है। शिव का त्रिनेत्र तभी खुलता है जब भक्तों की सच्ची गुहार लगती है। वह गुहार कुछ और नहीं है, वह एक प्रश्न है। कभी कभी तो वह वहां पर शब्द भी नहीं होते, केवल एक कराहना होता है, एक हल्की सी आह होती है, और वह आह ही बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है, जिसके लिए शिव को अपने त्रिनेत्र को खोलना पड़ता है। दो चार प्रश्नों के अतिरिक्त कोई और प्रश्न नहीं हो सकते इस जगत में। और वह दो चार प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह रूपांतरित कर देते हैं, पर हां, वह अंदर से आना चाहिए। उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, वह तो आपकी चुप्पी में भी खड़ा हो जाएगा। एक छोटे से बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या नाम है आपका? तो बातचीत में ही कुछ मुझे उससे बातचीत करनी थी, नाम से, फिर उसके हॉबीज को लेकर के। तो ऐसे ही मैंने कहा कि आप भी अपने पापा की तरह होना चाहते हैं या आपकी कुछ और इच्छा है? तो उसने कहा कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं। मैंने कहा एस्ट्रोनॉट बन के आप क्या करेंगे? कहा स्पेस में जाएंगे। फिर मैंने कहा स्पेस में जाके आप क्या करेंगे? तो उसने कहा रिसर्च करेंगे। नहीं, क्या रिसर्च करेंगे? तो उसने बड़ी मार्के की बात कही। उसने कहा कि मैं स्पेस में म्यूजिक को सुनूंगा और देखूंगा कि जैसे मैं यहां पे म्यूजिक सुनता हूं अर्थ पर, तो स्पेस में सुनने से क्या चीजें बदल जाती हैं? मैं चौंक गया। मैं उस बच्चे के इस प्रश्न को लेकर के वैज्ञानिकों के सामने उनको एक पत्र लिखना चाहता हूं कि वहां पर जो आप वहां के सैंड को लेकर के, वहां की मिट्टी को लेकर के, वहां के वातावरण को लेकर के जो आप रिसर्च कर रहे हैं, वह सब तो बेकार के मसले हैं। अगर वहां पर आप फीलिंग्स को लेकर के रिसर्च करें, म्यूजिक को लेकर के रिसर्च करें, साउंड की वाइब्रेशन के क्या असर होते हैं आदमी पर, इसको लेकर के रिसर्च करें, तो जीवन की उपलब्धता और जीवन के बदलते विभिन्न आयामों पर एक बड़ा काम खड़ा किया जा सकता है। पर किसी की दृष्टि नहीं है, उस बच्चे की दृष्टि है। और वह दृष्टि इसलिए है क्योंकि उसने म्यूजिक को बहुत ही सहज ढंग से लिया।
स्पेस को बहुत सहज ढंग से लिया। कभी कभी हम प्रश्न क्योंकि हमें करने हैं इस लिहाज से, जब हम चीजों को देखते हैं हमें कुछ समझ ही लेना है, हमें कुछ जिज्ञासा प्रकट करनी ही चाहिए, इस लिहाज से हम जब चीजों को देखते हैं तो बहुत गुत्थम गुत्थी हो जाती है। चीजें अगर स्पष्ट सामने खुली भी हों तो वो बिल्कुल गोरख धंधे की तरह हो जाती है। वो गोरख धंधे पर याद आ गया कि वो ये जो कनफटे जिनको कहा जाता है, साधु के पास कोई शिष्य होने जाता था तो एक ध्यान की प्रक्रिया थी। गोरख धंधा जो शब्द है वो बड़ा ही खराब उसका अर्थ अब लिया जाता है। गोरख धंधा आता था कि गोरखों के पास, कनफटों के पास जब कोई शिष्य पहुंचता था संन्यास्त होने के लिए, संन्यास लेने के लिए, तो वो ध्यान की पहली प्रक्रिया देते थे। कहते थे अगर तुम ये उलझा हुआ धागा अगर इसको सुलझा लोगे तो तुमको संन्यास की दीक्षा दे दी जाएगी। ये पहली कसौटी थी उनके पास, उनके समीप होने की। तो जो व्यक्ति बहुत ध्यान से एक एक धागे को धीरे धीरे सुलझा लेता था, वो उसकी पात्रता होती थी। तो गुरुओं को लगता था कि हाँ, यह कुछ साधना की दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और जो थोड़ी देर में परेशान होकर के धागे को फेंक देता था, वो तो फिर अपने रास्ते जाए। तो हम भी चीजों को, ये जो जिंदगी है ये एक गोरख धंधा है। और गोरख धंधा सिर्फ इसलिए है कि हमने उसको, इस धागे को, इस जीवन के धागे को अपने हाथ में लेकर के उसको उलझा रखा है। हम धीरे धीरे अगर उसको सुलझा ले जाएं तो प्रकृति तो सामने ही है, वह आपको अपने पास बुला लेगी कि हाँ, तुम्हारे अंदर पात्रता है, आगे बढ़ो। जिंदगी के इस गोरख धंधे को तुमने सुलझा लिया, अब आगे बढ़ो। और मामला केवल गोरख धंधे तक ही है। फिर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो कोई प्रश्न का सवाल नहीं रह जाता। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रश्न बन जाती है। आप स्वयं में एक बड़े प्रश्न हो जाते हैं। आपका उठना, आपका बैठना, आपका जागना, आपका हंसना, यह सब लोगों के लिए प्रश्न हो जाते हैं। तो मित्रों, अपनी दृष्टि को लेकर के, अपने चित्त की दशा को लेकर के कुछ विचार करने की आवश्यकता है। और अगर इधर हमारा ध्यान चला गया तो कुछ नई बातें, कुछ नई दिशा की तरफ हम सब आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कुछ और उचित प्रश्न आपके मन में आए तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अगले अंक तक मैं आपको पुनः साथ हूं।